हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि किस तरह से लुईस 16 ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे। क्या अपन ने देखा था, डिविजन्स थे 3। किस तरह से अपन ने देखा था थर्ड एस्टेट वालों के ऊपर कितना बर्डन था। उसके बाद लुईस 16 ने टैक्सेस इंक्रीज। अब यहाँ पे अपन लोगों को ये देखना है, लुईस 16 ने जो टैक्सेस इंक्रीज किए वो टैक्सेस क्या उसने ऐसे ही इंक्रीज कर दिए? नहीं, लुईस 16 टैक्सेस अपने मन मर्जी से इंक्रीज नहीं कर सकता था। फ्रांस में ऐसा रूल था, मोनार्क खुद से टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता था, उसको एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी ताकि वो टैक्सेस को अप्लाई कर सकते। बट एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने का हक सिर्फ किंग के पास था। उसके अलावा कोई भी एस्टेट जनरल मुंह ऐसे उठा के खुद से नहीं आ सकते थे इंक्रीज करने के लिए। लास्ट टाइम मीटिंग 1614 में हुई थी, सोचो 1614 और अब मीटिंग हुई 1789 में, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई एस्टेट जनरल मतलब क्या होता है? एस्टेट जनरल मतलब एक कमेटी होती है जिसके अंदर तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव तो मतलब समझते हो ना, ठीक है। तो जैसे इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव एस्टेट 1 के, एस्टेट 2 के कुछ रिप्रेजेंटेटिव और एस्टेट 3 के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्टेट जनरल की मीटिंग। 5 मई 1789 लुईस 16 called together an assembly of the estate general to pass proposal for new tax at Versailles। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने लुईस 16 ने क्या किया? जनरल एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने बोला कि भाई हमको टैक्सेस इंक्रीज करना है, चलिए एक मीटिंग करते हैं। उन्होंने वो मीटिंग कहाँ की? वर्सलीज में की। यहाँ पे इस मीटिंग में फर्स्ट एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, सेकेंड एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे और थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट एक दूसरे के ऐसे आमने सामने बैठे थे और थर्ड एस्टेट वाले पीछे खड़े थे। तो इससे क्लियर समझ आ रहा था कि डिसीजन मेकिंग पावर इन दोनों के हाथ में ही था। ये दोनों, इनको तो सिर्फ ऐसे ही बुला दिया गया था, एक बोलते हैं ना प्रोसीजर का पार्ट। इन लोगों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड एस्टेट वर रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेटेड पीपल, वुमेन एंड पीसेंट्स वर डिनाइड एंट्री, दे हैव डिमांड लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। थर्ड एस्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना वो एजुकेटेड क्लास थे। पीसेंट्स और वुमेन्स को इस असेंबली के अंदर एंट्री नहीं दी गई थी। वो थर्ड एस्टेट वाले अपनी डिमांड्स लेके आए थे, जो कुछ 40,000 लेटर जितनी उनकी डिमांड्स थी। लेटर मतलब वर्ड, उनके वर्ड्स लेटर्स थे। 40,000 लेटर का पूरा डिमांड का पेज था जो वो लोग लेके आए थे। वो लोग चाहते थे कि किंग उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। वोटिंग, उस टाइम पे वोटिंग कैसा होता था ना, फर्स्ट एस्टेट के पास 1 वोट, सेकेंड वालों के पास 1 वोट, थर्ड वालों के पास 1 वोट। अब एक बात समझो, फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट तो एक दूसरे के साथ मिला हुआ था। अब उनको ये भी पता था थर्ड एस्टेट वाले को कि यार अगर इस तरह से वोटिंग हुई तो सारा टैक्स का बर्डन वैसे भी हम पे, और टैक्स इंक्रीज कर देंगे ये दोनों मिलके, तो वैसे भी ये दोनों साथ में। तो इन लोगों ने डिमांड रखी कि ये जो तुम लोगों ये ना 1 एस्टेट 1 वोट है ना, इसको हटा के 1 मेंबर 1 वोट कर दो, ताकि एक फेयर इलेक्शन हो पाए और फेयर अपन प्रपोजल बोलते हैं ना एडॉप्ट कर पाए। बट किंग ने बोला मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। किंग ने ना बोला तो ये सारे थर्ड एस्टेट वाले लोगों ने क्या किया? थर्ड एस्टेट वाले लोग उठ के चले गए, वो लोग असेंबली से बाहर निकल गए, ठीक है। एक बार रीड कर लो ये वाला पार्ट। वोटिंग वाज कंडक्टेड एज पर 1 एस्टेट 1 वोट, बट द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट वांटेड इट टू बी 1 मेंबर 1 वोट। व्हेन किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, थर्ड एस्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली, ठीक है। थर्ड एस्टेट वाले लोगों ने बोला हम लोग अब इनकी नहीं सुनेंगे, अब हम लोग फ्रेंच के क्या है, स्पोक्स पर्सन है, हम लोग ही सब करता धरता है फ्रेंच के। अब हम लोग खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर रहे हैं। नेशनल असेंबली डिक्लेयर करना मतलब एक ऐसी असेंबली जो एक कंट्री के रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। उन्होंने क्या किया, 20 जून को वो लोग वर्सलीज के टेनिस कोर्ट में मिले और वहाँ पे उन लोगों ने बोला हम इस टेनिस कोर्ट को तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे मोनार्की की पावर कम हो जाएगी और नेशनल असेंबली की पावर बढ़ जाएगी। वो लोग वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तैयार करने लगे। आगे देखो। On 20th June, they meet at Versailles Tennis Court. They declared themselves as National Assembly and decided to frame constitution for France, where power of monarch will be limited. उन लोगों के लीडर थे, एक मिराबियो था और एक एबेसियस था। मिराबियो जो थे ना वो नोबल फैमिली से थे, जो सेकेंड एस्टेट को बिलोंग करते हैं। बट उन्होंने बोला कि भाई मिराबियो को लगता था ये जो कंसेप्ट है ना कि भाई आप बर्थ से प्रिविलेजेस देते हैं कि जो इस फैमिली में बोर्न हुआ उसको ये प्रिविलेज मिलेगा, जो इस फैमिली में बोर्न हुआ
कौन लैड कर रहा था, मिराबियो और एबेसियस। मिराबियो नोबल फैमिली से थे, वो ये प्रिविलेजेस के अगेंस्ट में थे, उनको ये कंसेप्ट नहीं समझ आता था कि बर्थ से प्रिविलेजेस मिले लोगों को। तो मिराबियो ने क्या बोला, मिराबियो ने भी ये नेशनल असेंबली को ज्वाइन किया। उन्होंने बोला कि यार मैं तुम लोगों को ये फ्रीडम दिलाऊंगा। और एबेसियस क्या थे, वो एक प्रीस्ट थे, उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड एस्टेट, जिसमें उन्होंने समझाया था ये थर्ड एस्टेट क्या है और थर्ड एस्टेट कितना पावरफुल हो सकता है अगर वो चाहे तो। नेशनल असेंबली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बिजी थी, पर पीछे से फ्रांस के लोग बहुत गुस्सा में थे। क्यों बहुत गुस्सा में थे, उनको ये समझ आ गया था कि किंग टैक्सेस बढ़ा रहा है। किंग उनके पास, मैंने तुमको अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में मैंने तुमको समझाया था ना, एक र्यूमर स्प्रेड हुआ था कि किंग हमको मारने वाला है। तो अब यहाँ पे आते डिटेल में पता चलेगा कि वो सारा दंगा हुआ क्यों। कि वो लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, उन लोगों को लगा कि भाई एक तो प्राइसेस, ब्रेड के प्राइसेस इतने हाई हो गए, टैक्सेस इंक्रीज होने वाले, मोरओवर किंग भी हम लोगों को मारने के लिए भेज रहा है। इसीलिए 14 जुलाई को लोगों ने क्या किया, बेस्टिल की जेल में जाके दंगे चालू कर दिए। वन मोर रूमर दैट लॉर्ड ऑफ मेनार हैज़ हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड। ऐसा बोला गया, लॉर्ड ऑफ मेनार मतलब जो पैलेस के मेन हेड्स होते हैं ना, ऐसा बोला गया था। एक और ऐसा रूमर फैल रहा था कि लॉर्ड ऑफ मेनार ने ये जो उनका फार्मर के जो क्रॉप है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या दे दिया है, बहुत सारे ट्रूप्स को भेज दिया, बहुत सारा आर्मी को भेज दिया। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा और गुस्से में आ गए, इसलिए उन्होंने बेस्टिल को भी अटैक किया। इसलिए उन लोगों ने जो ग्रेन की जो बोलते हैं ना गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे क्रॉप्स और स्टोर किए गए, वो उसको भी क्या किया, उसको भी अटैक किया। और जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये मोनार्क वालों के, मोनारियल डू के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, नोबेल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सबको भी उन लोगों ने फाड़ दिया। बिकॉज इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो लुइस 16 ने बोला कि अब ना हो पाएगा, अब मैं ज़्यादा इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फाइनली लुइस 16 ने बोला ठीक है, नेशनल असेंबली को मैं रिकॉग्निशन देता हूँ, नेशनल असेंबली ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, नेशनल असेंबली जो मेरे को पावर देगा मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ऑन 4 अगस्त 1789 फ्यूडल सिस्टम एंड टैक्सेस वर एबॉलिश। जब उसने ये एक्सेप्ट किया, 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ, जो फ्यूडल सिस्टम था, जो फोर्सफुली अपन लोअर लेवल से काम करवा रहे थे, वो हटा दिया गया, और जो टैक्सेस सिस्टम था वो हटा दिया गया। तिथीज अपन ने देखा था ना, जो ये थेज और तिथीज जो है ना चर्च वाले लेते थे, वो भी हटा दी गई। क्लर्जीज को जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो भी हटा दिए गए। आगे, लैंड ओन्ड बाय चर्च वॉज कन्फिस्केटेड एंड गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। चर्च के पास जो लैंड थी, जो एक्चुअल में उनकी नहीं थी, वो गरीब लोगों की थी, उनको उन लोगों ने क्या किया, वो उन लोगों ने पकड़ लिया, वो उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया, और गवर्नमेंट के पास अब 2 बिलियन लीवर्स की क्या आ चुकी थी, लैंड आ चुकी थी। आगे आते हैं, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस तरह से फ्रांस को इंडिपेंडेंस तो नहीं मिला, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब जहाँ पे आपके किंग के जो राइट्स होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, उसको अपने बोलते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। ठीक है, नेशनल असेंबली कंप्लीट, उसने अपना पूरा ड्राफ्ट कंप्लीट किया 1791 के बाद। उसके बाद फ्रांस को 3 पार्ट, फ्रेंच की जो पावर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जैसे बोला गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसके बाद फ्रेंच एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, पावर जो लॉ बनाने के जो पावर थे ना, वो किसके पास थे, नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली में कौन होगा, वो कुछ इलेक्टर्स चूज करेंगे। इलेक्टर्स मतलब जो वोट करते हैं वो लोग। मैं वापस बताती हूँ, लॉ कौन बनाएगा, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कौन होगा, वो कौन बताएगा, वो इलेक्टर्स बताएंगे। अब ये इलेक्टर्स कौन होंगे, हर कोई वोट नहीं कर सकता था, कुछ सिलेक्टेड लोग ही थे जो वोट कर सकता थे। फर्स्ट तो सिर्फ मैन जो 25 साल से ऊपर है, और जो कम से कम 3 days ऑफ लेबर्स वेजेस टैक्स पे कर रहा है। मतलब अगर मेरे लेबर की वेज 100 है, 100 × 3 कितना हुआ, 300। अगर वो 300 रुपये का टैक्स पे कर रहा है तो ही वो एक्टिव सिटीजन माना जाएगा और उसको वोट करने की परमिशन मिलेगी। वापस ऐसा पर्सन, ऐसा आदमी जो 25 साल से ऊपर है, जो टैक्सेस कितना पे कर रहा है, 3 days ऑफ लेबर्स वेजेस, उसको हम एक्टिव सिटीजन मानेंगे और वो ही वोट कर सकता है। बच्चे कुछ मैन और वुमेन्स को पैसिव सिटीजन माना गया, उनको वोट करने की अथॉरिटी नहीं दी गई। इस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन ने मैन को राइट दिया, मैन को
बोलते हैं ना, उन लोगों के राइट्स दिए टू वोट, बट कुछ कुछ लोगों को अभी भी राइट टू वोट नहीं मिला था। फिर अपन आगे देखते हैं किस तरह से सब लोगों को वोट्स मिले। बट यहाँ पे तुम लोगों को समझ आया किस तरह से लुईस 16 को हटाया गया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने के बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली के पास पावर आई। नेशनल असेंबली के पास पावर आने के बाद एक्टिव सिटीजन को वोट करने का मौका मिला, पर पैसिव सिटीजन को वोट करने का मौका नहीं मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट समझ आया पूरा।